नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से भगवा रंग की ताकत को दिखा दिया, लेकिन मिशन 2022 अभी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती, और इसी चुनौती को जीतने के लिए यूपी के तमाम राजनीतिक दल कोशिशों में जुट चुके हैं। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी। कभी अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी बीजेपी की जीत को लेकर, तो कभी वो उत्तराखंड में सीएम के इस्तीफे के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड ट्रांसफर करने का बीजेपी पर तंज भी कस देते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या साल 2022 में बीजेपी अपना जादू चला पाएगी या फिर तमाम बयानों के सहारे सपा सत्ता में काबिज हो जाएगी? जवाब देना पड़ेगा मैं आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा कहा जाता है कि यूपी की सियासत देश की राजनीति की दिशा तय करती है। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन 2022 में जुटे हुए हैं। ये चुनाव काफी अहम है। ये चुनाव बीजेपी की नाक का सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य चुनाव में सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी का ही दबदबा देखा गया और 75 में से 76 सीटें बीजेपी की झोली में गई। लेकिन अभी भी विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है और सीएम से लेकर सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राजनीति अखाड़े में अखिलेश यादव ने सीएम योगी का ट्रांसफर कराने की मांग की है। जी हां, चौंकिए मत। दरअसल उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सीएम योगी को उत्तराखंड भेजने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन यार्ड में खड़ा जंग खा रहा है। उत्तर आ जाते हैं, तब उन लोगों ने बैलेट पेपर की मांग की। अब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो अब ये लोग प्रशासन पर आरोप लगाने में लग गए। बहरहाल चुनाव नजदीक है, सवाल ईवीएम से लेकर प्रशासन तक पर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यूपी के गलियारों में जीत के लिए जद्दोजहद करते तमाम विपक्षी राजनीतिक दल योगी को पटखनी देने की कोशिश में है, लेकिन तस्वीर परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद कैसी है उत्तर प्रदेश की राजनीति, आज की चर्चा जवाब देना पड़ेगा मैं उसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2022 में वापस लौटेगा भगवा रंग? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है, विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीजेपी की उसी तरीके से जीत होगी। तो सवाल ये कि सपा हुई धराशायी, बीजेपी ने क्या अपनी किस्मत इस चुनाव से है चमकाई? क्योंकि लगातार आपको बताते चले, जहां अब सपा आत्ममंथन में बैठ चुकी है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से एक तरफा सपा ढेर हो चुकी है पंचायत चुनाव में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक तरफा जीत जो हुई है वो
आखिर क्यों हुई है, इसकी वजह से हम आज सवाल पूछ रहे हैं। आर्या न्यूज में जवाब देना पड़ेगा हमें कि क्या एक बार फिर से भगवा लहरा जाएगा उत्तर प्रदेश में, या फिर सपा जो है वो कुछ इतिहास रच जाएगी और चमत्कार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्योंकि धराशायी भले ही सपा हो चुकी है, लेकिन सपा कह रही है कि जनता अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या पंचायत चुनाव 2022 का सेमीफाइनल है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जैसे पंचायत चुनाव हुए हैं, एक तरफा जीत बीजेपी की हुई है, तो इसी तरीके से 2022 में भी जीत जो है बीजेपी की होगी। तो क्या जिसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, अब उसमें बीजेपी की जीत हो चुकी है। एक तरफा आपको बताते चले 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने, और कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो गढ़ थे सपा और कांग्रेस का, लेकिन वहां पर रायबरेली से लेकर के आपको बताते चले इटावा तक लगातार हर जगह पर बीजेपी की जीत हुई है। वहां पर अब सवाल यह भी बन जाता है कि सपा आत्ममंथन में जहां बैठ चुकी है, तो क्या कोरोना की तीसरी लहर के बीच में एक बार फिर से बीजेपी की किस्मत चमकने वाली है? क्योंकि लगातार आपको बताते चले सियासी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में अंदरूनी खटास चल रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी दो धड़ों में बंट सकती है, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक तरफा जीत दिला दी है, आपको बताते चले जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, तो सीधे तौर पर अब स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य तक सभी यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवा रंग फहर जाएगा। तो आपको बताते चले जवाब देना पड़ेगा हमें। आज हमारे सवाल है कि अखिलेश को जिला पंचायत चुनाव में अब क्या हार की बौखलाहट हो चुकी है? क्योंकि आपको बताते चले सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने अब आत्ममंथन करना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है अपने कार्यकर्ताओं से और जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जिनको जिम्मेदारी गई थी उनके, कि आखिर कहां पर चूक कहां से हो गई सपा से, गढ़ कैसे सपा के धराशायी कर दिए बीजेपी ने, जातीय समीकरण बिठाने में आखिर सपा कहां पर चूक गई और बीजेपी ने कहां पर अपना परचम लहरा दिया। उसकी वजह से अखिलेश यादव ने अब रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है। तो सवाल यह कि क्या पंचायत चुनाव में हार की बौखलाहट से अखिलेश यादव ने आनन फानन में आकर के लगातार ये बयान दिए कि जिला पंचायत के चुनाव भी सपा जीत जाएगी और उसके बाद 2022 में सपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो जाएगी और वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल यह भी कि क्या जिला पंचायत इलेक्शन की जीत बीजेपी 2020 में कर पाएगी रिपीट? क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। मैं आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो ये है, आपको बता चले कि पंचायत चुनाव के बाद आखिर पार्टियों की रणनीति क्या है। एक तरफ सपा कह रही है कि वो दोबारा से 2022 में आ जाएगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से वो आए थे एक बार सत्ता में और उसके बाद जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और एक तरफा जीत हुई है, 67 सीटें मिली है बीजेपी को, तो उसी तरीके से 2022 में भी बीजेपी जो है अपना परचम लहराएगी। तो पार्टियों की रणनीति क्या है? बीजेपी ने जिस तरीके से आपको बताते चले बीजेपी को जो बम्पर जीत हुई है और जातीय समीकरण पर अगर हम गौर करें तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 75 सीटों में से 22 तो निर्विरोध थे और उनमें से सबसे ज्यादा यानी 21 तो सीधे सीधे बीजेपी के खेमे में चलेगा और एक पर सपा जो है वो कायम हो पाई थी। तो महत्वपूर्ण ये भी कि आपको बताते चले अगर बीजेपी लगातार, अगर हम गौर करें कि राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश का समझने की कोशिश करें तो बीजेपी भले ही उत्तर प्रदेश में 67 सीटें जीतने में काबिज हो चुकी है 75 में से, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जहां पर सालों से बीजेपी अपना वोट बैंक जो है उसे पकड़ नहीं पाई है, वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। आपको बताते चलें जो बाहुबलियों के क्षेत्र हैं, बीजेपी भले ही बार बार कहे कि नकेल कस दिया है हमने बाहुबलियों पर, उन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन जौनपुर की बात करें, आपको बता दें जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी निर्दलीय जीती हैं और सबसे बड़ी बात कि राजा भैया के जो प्रत्याशी थे उनके आगे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो नतमस्तक होते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलिए प्रतापगढ़ में आज तक बीजेपी कभी भी कमल नहीं खिला पाई है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राजा भैया के क्षेत्र में 2010 में अगर बात करें तो एक बार बीएसपी ने भले ही खाता खोल दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार इन क्षेत्रों में जो बाहुबलियों के क्षेत्र थे वहां पर बीजेपी अभी तक किसी भी तरीके का सामंजस्य नहीं बैठा पाई। तो ये आर्या न्यूज के सवाल थे जो हम आज पूछ रहे थे। स्टूडियो में हमारे साथ मनोज पंडित बीजेपी के नेता, भावेश यादव सपा के नेता है और अंकित अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। खुश तो बहुत होंगे, 75 में से 67 सीटें।
पल्लवी जी, खुश होने की बात ही है इसमें। तो आप देखिए कि खुश, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अभी जब चुनाव हो रहा था तो यही समाजवादी पार्टी के लोग जो जमीन पे पैर नहीं रख रहे थे और सारी चीजें कह रहे थे कि ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर जब आज तस्वीर सामने आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप सही कहा आपने कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि क्यों ना मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड भेज दिया जाए। तो ये तो हम पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना। आप अपनी पार्टी को संभाल लो, अपने सिस्टम को संभाल लो, अपने घर को संभाल लो, यही आपके लिए काफी है। आपकी जो जमीन जो कहीं मुलायम सिंह यादव ने तैयार की थी, वो आज जमीन आपके हाथ से खिसकी जा रही है, तो आप उसकी चिंता करें। रही बात 2022 के चुनाव की, तो पल्लवी जी मुझे तो लगता है ये सेमीफाइनल था उत्तर प्रदेश में, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार। सेमीफाइनल ये बीजेपी के लिए था, क्योंकि अब चौतरफा जीत हुई है, तो आप लोग सेमीफाइनल मानेंगे। लेकिन भावेश जी, कमी कहां रह गई आखिर? आवाज पहुंच रही है अब तक भावेश जी? पीसीआर एक बार चेक कर लीजिए, कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, भावेश जी की आवाज नहीं आ पा रही। तब तक अंकित जी आपके पास जाएंगे। जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो मात्र 5 सीटों में सपा सिमटती हुई नजर आई। भावेश जी तक आवाज भी नहीं जा रही और सपा भी उत्तर प्रदेश में सिमट गई। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे समीकरण को? पल्लवी, पहले तो मैं भाजपा को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से जीत का परचम लहराया है और भगवा फिर से एक अपने चरम स्थान पे जाके पहुंच चुका। देखिए, बात की जाए समीकरणों की, बात की जाए रणनीतियों की, तो ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज इस समय देश एक महामारी की दौर से गुजर रहा है। महामारी के दौर से के बावजूद भी जनमानस का जो जनादेश मिलकर उन्होंने भाजपा को दोबारा दिया जिला पंचायत के चुनाव में, और तब जब वो ईवीएम के थ्रू नहीं हुआ, वो बैलेट पेपर के थ्रू हुआ। अब देखिए मोड, देखिए भाई, मोड को समझने की आवश्यकता है। इस जनादेश मिला है बेसिकली एक विश्वास मिला है। तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस विश्वास को भाजपा सरकार ने कायम रखा है। कहीं ना कहीं इस बात पे तो मैं, कोई संशय नहीं है इस बात पे कि आज भी अगर मैं प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करूं, जो उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश का जो सफर तय करने का जो मिशन बनाया गया था, जब योगी जी ने जनादेश को स्वीकारा था, वो उत्तम प्रदेश का चेहरा आज दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं खोया। ये बहुत बड़ी बात है। और बात रही माननीय अखिलेश जी की, अखिलेश जी का अपना जो रणनीति है और जाति समीकरण के हिसाब से भेदभाव करना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवाद। उस नियत और नीति को समझने की आवश्यकता है, जो आज भी सपा में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। उनको एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, उनको बैठ के अध्ययन करने की जरूरत है कि क्यों बूथ लेवल तक हमारी पकड़ क्यों नहीं है, क्यों सिर्फ हम लोग ने आकलन पे ही चल रहे हैं। अगर उनको जनता के बीच में जाना है, दोबारा एक विश्वास कायम करना कि जो कि मुझे बहुत जो है मुमकिन सा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार वो आखिरी इंसान तक पहुंचने के लिए वो हर मुमकिन प्रयास कर रही है कि जो उनको सत्ता में कायम करके रखा रहा है। और ये भी बहुत सौजन्य की बात है कि देखिए, आज जो उनका बयान आया अखिलेश जी का कि माननीय योगी जी को जो उत्तराखंड में जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए या वहां भेज देना चाहिए, तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि योगी जी की स्थिरता जो है वो बाध्य है और वो एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे रहते हैं। उन्होंने एज अ मैग्नेटिक पर्सन, मैं कहूंगा, काम करके रखा। हो सकता था कि बीजेपी के समीकरण बदल जाते आने वाले चुनाव को लेके। तो अंकित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सपा भी यह मानती है, भावेश जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, कि सपा भी यह मानती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार स्थिरता में बिलीव करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थिरता है और आगे भी रह सकती है। अब क्योंकि उत्तराखंड में अस्थिरता फैली हुई, राजनीतिक अस्थिरता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कह दिया कि चलिए योगी आदित्यनाथ जी को वहां भेज दीजिए जाकर। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो भी मानते हैं। अंकित जी, मैं तो इस बात से, देखिए, हर शब्द का, हर वाक्य के दो अर्थात हो सकते हैं। एक अर्थात ये भी निकल के आ सकता है, बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखा जाए तो एक अर्थात ये भी निकल के आ सकता है कि वो माननीय योगी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और उसको बाकी प्रदेशों में वो ऑरा फैलाने के लिए वो इस बात की आस्क कर रहे हैं भाजपा पार्टी के साथ। पर इस बात को समझने की जरूरत है, मैं कहता हूँ। कितना इत्तेफाक रखते हैं भावेश जी? मैम देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं स्थिति बताता हूँ, उत्तर प्रदेश आज त्रस्त है। आज उत्तर प्रदेश में किसान त्रस्त है। आज उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है।
अभी सीएमआई की जो रिपोर्ट आई थी पिछले 2 महीने पहले, लॉकडाउन में लाखों युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार चला गया। आज जो शिक्षक भर्ती होना था, शिक्षक भर्ती हुई थी, वो पूरी नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में युवा, किसान, महिलाएं, आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आंकड़े देख लीजिए। गृह मंत्रालय के सबसे ज्यादा अगर छेड़छाड़ी या रेप की घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है महिलाओं के साथ। कानून व्यवस्था उठाकर देख लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है और वो अपने जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना चाहती है। इस बार का जो चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा था वहां तो धराशायी हो गए आप। कहाँ पर? अरे प्रभु, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, भावेश जी, उसका मैम, जिक्र हो रहा है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं ना, जवाब देना पड़ेगा हमें। धराशायी हो गए। आपको भी जानकारी होगी, जिला पंचायत सदस्य जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता ने समाजवादी पार्टी को मैंडेट दिया है। ये सभी आपकी मीडिया के माध्यम से और सभी के माध्यम से ये जानकारी जो प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये लोग धन बल और सत्ता के बल पर डीएम और कप्तानों को जो अपनी उंगलियों पर नचा करके इन्होंने जो सत्ता का गलत उपयोग करके यहाँ जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाए हैं उत्तर प्रदेश में। ये जनता जानती है। और शुक्र है भावेश जी आपने ईवीएम का नहीं कहा कि ईवीएम का भी प्रयोग करके। ठीक है, मनोज पंडित जी कितना इत्तेफाक रखते हैं। चलिए ठीक है, एक और इल्जाम आप पर, हालांकि बैलेट पेपर के थ्रू इस बार के चुनाव हुए थे, वहां पर तो वो कम से कम भावेश जी ने ये तो नहीं कहा कि आप लोगों ने उसमें भी धांधली किया जा करके, लेकिन कह रहे हैं सत्ता के बल पर आप लोगों ने वहां पर जो है। ठीक है भावेश जी, आऊंगे आपके पास। सत्ता, क्योंकि आपकी सत्ता है वहां पर, इसलिए सारी आपने जितनी हो सकता था उतनी वहां पर जोर आजमाइश कर दी, इस वजह से आप जीते हैं जाकर के। मनोज पंडित जी। पल्लवी जी, ये सब ऑलरेडी क्या है, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जब आपके हाथ कुछ रहता नहीं है तो आप सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। आरोप लगाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और आरोप लगाना भी चाहिए, हमने कहाँ मना किया। तो आरोप जो है वो तथ्यहीन है, उनका कोई तथ्य है नहीं। ठीक है, आप ही देखो, जब इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो कितने उत्तर प्रदेश में एमएलसी जो निर्विरोध चुनाव लड़ ली, जो निर्विरोध चुनाव, मतलब जिनके बैलेट पेपर मतलब कोई दूसरा बंदा था ही नहीं, सब निर्विरोध बन गए थे। चाहे वो गाजियाबाद की सीट ले लो, चाहे उन्नाव की सीट ले लो, चाहे आगरा की सीट ले लो, चाहे दुनिया भर की सीटों को मैं बता सकता हूं कि कहां इनके एमएलसी निर्विरोध बने गए। पर आज ये वही उंगली हमारी तरफ उठा रहे हैं, आज वही उंगली हमारी तरफ उठा रहे हैं कि वैसा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो चुनाव हुआ है वो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव किया गया। उस निष्पक्ष चुनाव में अगर आप, अभी आपने सही कहा कि ईवीएम, अच्छा हुआ कि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, अगर कहीं ईवीएम से हो गया होता तो ये फिर वही पुराना राग लापना चालू कर देते कि नहीं ये तो ईवीएम में गड़बड़ है। जनता पर जवाब देगी आपको। आप धन बल के सत्ता के बल पर आप जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, लेकिन विधायक आप नहीं बना सकते, क्या जनता चुनेगी? अरे भावेश जी, 2022 दूर नहीं है। आप जहां आज बैठे हैं, आज 7 महीने 6-7 महीने की बात है। आपको 6-7 महीने बाद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, सारी स्थिति साफ हो जाएगी 6-7 महीने में। आप कम से कम एक मिनट भावेश जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, सुनिए, आप किसानों की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत अपना गढ़ नहीं बचा पाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं अंकित जी, बस इसके बाद आपके पास आऊंगे क्योंकि समीकरण बेहद जरूरी है समझना। जिस तरीके से जातीय समीकरण में सपा बिल्कुल फेल हो चुकी है, किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, किसानों को धोखा दिया बीजेपी ने। राकेश टिकैत अपना गढ़ नहीं बचा पाए, और इसके साथ साथ मेरे पास क्योंकि डेटा है, उसमें शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, संभल, बागपत, अगर सिर्फ बागपत को छोड़ दिया जाए, सब जगह बीजेपी की जीत हुई। और यहां से किसान आंदोलन से उपजे हुए जो नेता थे, उन्होंने जाकर के दिग्गज लोगों ने चुनाव लड़ा था। राकेश टिकैत अपना गढ़ नहीं बचा पा, और आप कह रहे जनता आपके साथ हो, किसान आंदोलन के तथाकथित नेताओं के साथ। अंकित अरोड़ा जी कुछ कह रहे थे आप, आऊंगी भावेश जी आपके पास। अरे आप नेताओं के बल पे मत कूदिए ना भावेश जी, समझने की कोशिश करिए आप। भावेश जी, चुनाव जनता वोट जनता डालती है, नेता नहीं डालते वोट। आप कौन सी दुनिया में है? आप आंखें खोलिए, कब तक सोते रहेंगे आप? जगिए तो सही कम से कम। ठीक है अंकित अरोड़ा जी, ठीक है पल्लवी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विचार रखना चाहता हूँ अपना। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है पल्लवी जी की, ये देखिए असमंजस की स्थिति आ गई है। इस बात को समझने की जरूरत है कि एक, अभी मैं बीजेपी और सपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूं। पहले विपक्ष ये कहती थी कि ईवीएम को जो है
सेंट्रलाइज कर दिया गया है, ईवीएम को ओवर पावर कर दिया गया है, जिससे लोकतंत्र को डीपावर कर दिया गया है। ठीक है। आज ईवीएम के माध्यम से ना हो कि हमने ट्रेडिशनल तरीके को अपनाया और हमने जो है बैलेट पेपर के थ्रू, एक मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू जो है वोटिंग करवाई गई। तो उसमें भी अगर आज विपक्ष का ये कहना है कि वो ये भी मैनेज कराया गया, ये भी दबाव में कराया गया, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न लोकतंत्र के ऊपर उठता है, लोकतंत्र की सादगी के ऊपर उठता है। बहुत बड़ा प्रश्न ये प्रशासन के ऊपर उठता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रशासन एक अपना एंटिटी है और शासन एक गवर्नेंस बॉडी है। अगर दोनों का सामंजस्य आपकी बात कर रहे हो तो उसमें आप एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। रादर क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि अगर आप इसका इंट्रोस्पेक्शन करें। भावेश जी, ये एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए बात पार्टी की नहीं है, बात विचारधारा की नहीं है, बात राष्ट्रवाद की है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमें दल, जातिवाद, विस्तारवाद, अराजकता से सबसे ऊंचा उठकर हमें जो है राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है। और राष्ट्रवाद के लिए जो भी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो सांसद हो। भाई विश्लेषक जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जो है समाज पार्टी के नहीं बनाते क्या? आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश को जानकारी प्राप्त हुई, आपको भी ये जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद में भी हारी जिला पंचायत चुनाव में, और बनारस में भी हारी थी, आपको जानकारी होगी ये जी। जो मेरा आकलन है पल्लवी जी, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल किया गया, गोरखपुर में किस तरीके से जो वहाँ। ठीक है, ठीक है, गोरखपुर की बात भावेश जी कर रहे थे। ठीक है अंकित जी, क्योंकि हम समीकरण समझ रहे थे अभी उत्तर प्रदेश का क्या है। जैसे किसानों की बात भावेश जी ने की, अब बागपत को छोड़ दिया जाए अंकित जी, तो बाकी जगहों पे बीजेपी की ही जीत हुई है। अब जिस तरीके से मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को समझाएं कि क्या सपा जातीय समीकरण को समझने में या उसे बिठाने में कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है, क्योंकि 10 सीटों पर अगर गौर करें सिर्फ गोरखपुर की, तो 9 पर सिर्फ यादव प्रत्याशी उतारे थे सपा ने। और राइट, एब्सोल्युटली राइट। अरोड़ा जी, जातीय समीकरण कहीं समझने में दिक्कत हुई है। पल्लवी जी देखिए, जातीय समीकरण को समझना और आंकना दोनों में बहुत बहुत जो है जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कम्युनिकेशन गैप रहा है, ये सपा ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, जिसका आउटपुट हमें दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब एक लोकसभा का चुनाव होता है तो एक बड़े चेहरे पे लड़ा जाता है, समझिए मेरी बात। जब एक विधानसभा का चुनाव होता है तो सांसद के चेहरे पे और वहां के एक स्टेट मैनेजमेंट के चेहरे पे लड़ा जाता है और प्रत्याशी के चेहरे पे लड़ा जाता है। बट जब जिला पंचायत का चुनाव होता है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरे जिले में, मेरे नगर निगम में क्या कार्य किए जा रहे हैं और कितना सफलतापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, मैं उस जिला पंचायत के चेहरे पर, उस व्यक्ति विशेष पर, चेहरे पर जो है काम करूंगा। तो ये बात तो मान्य हो गई कि बहुत सी जगह जहां सपा के प्रत्याशी उतारे गए थे, बहुत से यादव उतारे गए थे, जो एक भरपूर समाज में उतारे गए थे, वहां पे उन्होंने काम नहीं किया उस जमीनी स्तर पे, जिसका जनादेश उनको नहीं मिला। तो इसको आप मैं इसको ना बहुत सेग्रीगेट कर रहा हूं, मैं बहुत हायरार्किकल सिस्टम में बात कर रहा हूं। ये जिला पंचायत चुनाव एक व्यक्ति विशेष के लिए लड़ा गया कि आपके समाज में, मैं कहता हूं आपके समाज में, एक छोटे से नगर में, एक निगम में जो है, जिस व्यक्ति ने समाज के लिए जमीनी स्तर पर उतर के काम किया, उसको वो वोट दिया गया। मैं यहाँ पे पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा की तो ये लिटमस टेस्ट था, ये सभी जानते हैं, चाहे हम डिबेट में कुछ भी बोल रहे हैं, बट जो सच है वो सच है कि जड़ तक भाजपा आखिरी इंसान तक पहुंच चुकी है। और लोग समझते हैं और जानते हैं कि अगर इस महामारी में शायद कोई और होता तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। ये विश्वास का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से एक उदाहरण है जो जिला पंचायत के चुनाव पे भाजपा सरकार को एक तोहफे के रूप में, एक ताज के रूप में मिला है, और मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। देखिए, लोकतंत्र जो है अपने में देश की खूबसूरती लोकतंत्र से ही होती है, एक दल से नहीं होती, एक समाज से नहीं होती, एक जाति से नहीं होती है। तो समीकरण को समझने की बहुत आवश्यकता है। और मेरा अनुरोध है सारे विपक्ष से कि अगर आप लोग इसका आकलन, इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से करें तो कहीं ना कहीं वो जगह बन पाएगी। और इस समय महामारी में तो मेरे हिसाब से देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये सब चुनाव बहुत बात की बात है। ठीक है भावेश जी, देखिए ये बात चली थी, लॉकडाउन की जो बात ये कर रहे हैं, कोरोना काल की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा, पूरे देश में देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है गैस तक उपलब्ध नहीं हो पाई, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई, सिलेंडर तक नहीं मिल पाए लोगों को। ये हम सबने देखा किस तरीके से अस्पतालों में जो है मरीजों को बेड की व्यवस्था तक नहीं हो पाई, लोग से मर रहे थे। और क्या काम है? वही काम है जो अखिलेश यादव जी ने जो एम्बुलेंस आई थी 102 और 108, वही व्यवस्था काम आई, वही अस्पताल काम आए। अच्छा बता दें, 5 साल में योगी जी ने कौन सा अस्पताल नया बना के खड़ा किया, बताइए ना आप।
उत्तर प्रदेश की। अरे भावेश जी, कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, जिनका उद्घाटन अगले महीने होने जा रहा है। 9 मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ट्वीट करते हैं कि मुझे बेड नहीं मिल रहा, कुमार विश्वास कहते हैं, वो ट्वीट करते हैं। नहीं, कुमार विश्वास कौन है? कुमार विश्वास कौन है भाई? नहीं, आप नहीं पढ़े होंगे। आप बताइए। ये डिबेट जिला, ये डिबेट पंचायत चुनाव पे हो रही है, कोरोना पे नहीं हो रही है। आप डिबेट को भटकाने में लगे हैं भावेश जी, आप डिबेट को भटकाने में लगे हैं। भटकाओ मत इसको। आपको आने वाले समय में जनता जवाब देगी। अच्छा ठीक है भावेश जी, जनता ने अभी थोड़ा बहुत तो जवाब दे ही दिया है। भावेश जी आत्ममंथन करने की जरूरत है भावेश जी, लग रहा है। आप कहीं किसानों पर जा रहे हैं, कभी कोविड टाइम पे जा रहे हैं। भावेश जी मैं आपको याद दिला दूं, उसके बाद मैं अंकित जी आपके पास आऊंगी। कुछ कहना चाहते थे बड़े मुस्कुरा करके जब उन्होंने अस्पतालों का जिक्र किया भावेश जी ने। तो भावेश जी आपको पता है कि सीधे WHO ने देश में जितने भी राज्यों ने काम किया है, WHO ने यह कहा कि देश के सारे, हिंदुस्तान के सारे राज्यों में सबसे बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश ने किया है। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, प्रदेश है, और वहां पर बेहतरीन तरीके से कोविड को दोनों 2020 में भी 2021 में भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल किया है जाकर के। WHO ने तारीफ की थी उसकी। भावेश जी भूल गए थे, इसलिए बस याद दिलाया अंकित जी। नहीं, तथ्यों के साथ बात करें ना भावेश जी, अच्छा लगता है। देखिए डिबेट किसी मुद्दे पर पहुंच सके, तथ्यों के साथ अगर देखिए तर्क रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तर्कों को कुतर्क कर देंगे तो फिर मेरे दर्शक भी भ्रमित हो जाएंगे ना। गलत जानकारी मत दीजिए। आप कह रहे कोविड टाइम का हवाला दे रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। WHO ने सीधे उत्तर प्रदेश की तारीफ की। मैं और किसी राज्य जा ही नहीं रही हूँ, मैं तथ्यों के साथ बात कर रही हूँ। इनको जानकारी नहीं है ऑलरेडी। बात कर रहे हैं आप राज्यों की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इनको मनोज जी आपके पास आते हो, अंकित जी कुछ कहना चाहते थे। अंकित जी। पल्लवी जी, मैं पहले उनके अस्पतालों के जवाब को सार्थक करूंगा। मैं अपनी समझ, अपनी शोध के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 से ही बात करता हूं। 2011 से 2015 तक की बात करता हूं, जब भाजपा सरकार को 1 साल हुआ था जनादेश मिलने के बाद। 964 उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और उसका इजाफा 0.01% पे हुआ। सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, मैं नोएडा का निवासी हूं और मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि कोरोना काल में कुछ ऐसे अस्पताल थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, जिन्होंने अपने बेड्स को ऑक्यूपाई करा लिए थे, मजदूरों को रखे या किसी और आधार कार्ड के बेसिस में उसको ऑक्यूपाई करा लिए थे। जब डीएम के नॉलेज में आया, शासन के नॉलेज में आया, प्रशासन के नॉलेज पे आया, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई और 250 बेड 24 घंटे में खाली कराए गए जो अवैध रूप से ऑक्यूपाई कर लिए गए थे। ये यही नोएडा की न्यूज है। अगर मैं कहता हूं महामारी आपके लिए भी भवेश जी, सपा के लिए भी, हमारे लिए भी, भाजपा के लिए भी, सबके लिए नहीं थी, सबके लिए नहीं थी। बट अगर कोई गलती हुई है या कोई लूपहोल हुआ है और कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको तुरंत बाध्य किया और तुरंत उस पर एक्शन और कार्रवाई की गई है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मानना है, आप जैसे भी तत्व रख लीजिए, आप कुछ मत करिए। आप 2017 से पहले ही, आप 2014 भी भूल जाइए, 2017 से पहले ही आप आकलन उठा के सिर्फ गूगल में टाइप करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या आकलन थे और क्या आकलन है। सारे जवाब पारदर्शिता से आपके सामने पड़े हुए हैं। देखिए, आज आपके पास दुनिया है, हाथ में दुनिया है, इस बात को समझने की जरूरत। आज आपको क्रिटिसाइज से ज्यादा आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अगर आप आखिरी इंसान तक पहुंच पाएंगे, अपने आखिरी वोटर तक पहुंच पाएंगे, एक समीकरण बना पाएंगे, बूथ तक लड़ पाएंगे, अपना प्रेजेंस बूथ तक कर पाएंगे, तब जाके आप जो है आखिरी इंसान तक पहुंच पाएंगे। देखिए, भाजपा ने ये काम किया है। ये इस मैनेजमेंट को मैं सराहता हूं। मैं खुद एक युवा हूं, मैं एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आता हूं, तो इस बात को मैं देखता हूं। देखिए, चुनाव लड़ना, राजनीति होना, ये सब एक इवेंट हो जाता है जब चुनाव की तरफ होता है। बट इस समय की इवेंट की बात नहीं है। कितना पहुंची विपक्ष के नेता के तौर पर भावेश जी, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज जी क्या कह रहे थे? पल्लवी जी, मैं अब यही बताना चाहता हूं इन लोगों को कि अब जनता जागरूक हो गई है। अब वो जनता नहीं है पहले वाली कि आप कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी मान जाएंगे या इमोशनल हो जाएंगे। अब जनता काम को वोट देती है। अब जनता देखती है। अभी मेरे मित्र अमित जी ने कहा कि भाई दुनिया हाथ में है, दुनिया मोबाइल में है, आप कुछ भी टाइप करेंगे सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। तो अब ये
मोबाइल, इंटरनेट, सारी चीजें गांव तक पहुंच गई। तो आज गांव का इंसान, जो गांव का वोटर है, वो भी समझता है, वो भी अपने हक को जानता है, अपनी चीजों को जानता है, और उसको भी पता है कि सरकार क्या कर रही है। आपने खुद ही बोला कि WHO ने उत्तर प्रदेश को सबसे बेस्ट राज्य का अवार्ड देने की बात कही, या आपने बयान में कहा। तो सारी चीजें अब जनता को आप भरमा नहीं सकते। अब जो काम करेगा, चाहे भाजपा काम करेगी, चाहे सपा काम करेगी, चाहे कांग्रेस काम करेगी, या कोई भी दल काम करेगा, अब बात है काम की। अब जाति के नाम पे आप वोट को नहीं बांट सकते, आप मंदिर के नाम पे, आप धर्म के नाम पे अब वोट नहीं मांग सकते। अब काम करके ही आपको कुर्सी मिलेगी, काम करके ही आपको सत्ता हासिल होगी, और इसका कोई रास्ता नहीं है। ये जितनी जल्दी जिनको समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, विपक्ष को कितना समझ में आया, भावेश जी बताइए जल्दी से। बिल्कुल ये कह रहे थे, सच्चाई है कि जनता, गांव की जनता ने इस बार देखा है, और बिल्कुल सच्चाई है। मैं भी गांव के क्षेत्र से ताल्लुक करता हूँ। लोग के पास सुविधाओं के लिए अस्पताल नहीं थे, जब बीमार थे, तो ये लोगों ने देखा है। ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं मिलती थी। एक एक गांव में कोरोना काल में 10-10, 12-12 लोगों की मौत हुई है, और इनकी सरकार बंगाल में चुनाव करा रही थी, इनकी सरकार बिहार में चुनाव करा रही थी। अरे बंगाल छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा करें कि पंचायत चुनाव के बाद 2022 की रणनीतियां क्या है, 2022 में क्या होने वाला है, आखिर उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब भावेश जी, अब जैसे अंकित जी ने कहा कि काम अगर हुआ है उसी के ऊपर जनता ने वोट दिया है, तो आप, मैंने कहा था आपसे जवाब लूंगी, आप जवाब दीजिए कि कितना इत्तेफाक रखते हैं। मनोज जी भी यही कह रहे हैं कि काम हुआ तभी जनता ने देखा, तभी वोट दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से पिछले 5 साल में हुआ क्या है। यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी, यहाँ कन्नौज की जनता ने भी देखा होगा भावेश जी, कन्नौज की जनता ने भी देखा होगा। आपका गढ़ बीजेपी ने धराशायी कर दिया। कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता है, बीजेपी ने धराशायी कर दिया, वहां पे उनका अध्यक्ष है अभी, और आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने देखा है, गढ़ नहीं बचा पाए आप अपना। जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के 850 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी ने जीते। भावेश जी, अब देखिए आंखें उठा करके ना। भावेश जी, मैं जिस पर चर्चा कर रहे हैं प्लीज उसी पर रहें। आप बार बार लेके जाएंगे ना, फिर बार बार मुझे लाना पड़ेगा कि नहीं कोविड टाइम में जाएंगे, फिर मुझे कोविड टाइम का लाना पड़ेगा, मेरे दर्शक भी भ्रमित हो जाएंगे। सीधे जिस पर चर्चा है प्लीज उस पर चर्चा कीजिए। बंगाल, उत्तराखंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव की तरह। प्लीज सिर्फ जवाब आप ये दीजिए मुझे कि कन्नौज, सुनिए मेरी बात, बदायूं, रामपुर तो आपका गढ़ी था ना, मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, फिर अभी तो जेल में है। सुनिए ना भावेश जी, पल्लवी जी, इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई चीजें नहीं है, क्या बताएंगे ये बेचारे? बदायूं, रामपुर, फिरोजाबाद, मजबूरी है, समझ सकता हूं मैं। कन्नौज, ये सपा के गढ़ माने जाते थे, और अभी यहाँ ये धराशायी हो चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए, बीजेपी ने अपना परचम लहरा, कहीं तो कमी रही होगी। यहाँ की जनता ने क्या देखा, यहाँ की, सुनिए ना मेरी बात भावेश जी, यहाँ की जनता ने क्या देखा? ये देखा क्या कि नहीं ये गढ़ था सपा का, उन्होंने इस तरीके का काम किया, बीजेपी ने काम नहीं किया, चलो जिसने काम नहीं किया उसे वोट दे। क्या जनता ने ये देखा होगा? दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं। अरे किसान छोड़िए ना, किसान बोलेंगे फिर मैं वहां लेकर के आऊंगी कि कितने जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है। जनता देख रही है, दिल्ली में किसान अपने लेटे हुए मुद्दों हैं। पर रहिए आप। भावेश जी, अन्य राज्य मत जाइए भावेश जी प्लीज। मैम उत्तर प्रदेश में रहिए ना, उत्तर प्रदेश, फिर मैं वही लेकर के आऊंगी। सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर, संभल जैसे राज्यों को नहीं बचा पाए दिग्गज जो किसान नेता बनते थे। 17 बैच के दरोगा की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। बड़ी विडंबना की स्थिति है। मुद्दे पर बात करिए भावेश जी प्लीज। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं, फिर वही बात। युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे की आप बोल लीजिए। ये किसानों के लिए खाद के मुद्दे की बात नहीं है मैम। हाँ, अब शांत रहिए, मेरा सवाल तो ये चुनाव में जनता को क्यों नहीं समझाया आपने? मेरा सवाल सुनने कैसे जवाब देंगे भाई? ये चुनाव में जाके जनता को क्यों नहीं समझाया आपने? क्यों नहीं बताया उनको कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? आज जहाँ डिबेट हो रही है, जिस डिबेट में आपको समझना चाहिए, वहां आप शोर मचा रहे हैं, वहां आपको पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। आप उठाए, कभी कलकत्ता ले जाते हैं, कभी दिल्ली ले जाते हैं, कभी उत्तराखंड ले जाते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही से मैं कहना चाहता हूँ, 6 महीने और 10 आप इंतजार कर लीजिए, जनता ने आपका बोरी बिस्तर बांध कर। अच्छा ठीक है भावेश जी, और आने वाले समय में जनता आपको वोट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकेगी। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात। कन्नौज, रामपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, जनता ने सपा को उखाड़ के फेंक दिया। जवाब दीजिए क्यों? गढ़ थे आपके। जनता ने नहीं, जनता ने जिला पंचायत बनाए,
इनके अधिकारियों ने सत्ता के सहारे पर, धनबल के सहारे पर, बाहुबल के सहारे पर इन लोगों ने जो जोर लगा करके समाजवादी के अरे तथ्यों को लेकर कोर्ट जाते ना आप, ठीक है, भाई एक तथ्यों को मिनट, लेकर एक कोर्ट मिनट, जाते एक हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते क्यों नहीं गए आप? मुकदमा लगाए गए। आपके पास तथ्यों को तो जाए ना, आप आधारहीन बात करें, कौन मानेगा आपकी बातें? ठीक है, मैं सीधा अंकित जी आपके पास आना चाहूंगी। अंकित जी, अगर चुनाव जीत गए तो जनता ने वोट दिया, जनता ने जनाधार दिया, इस वजह से हम जो थे वहां पर जीत गए। अगर वो गढ़ हार गए, अपना किला ही ध्वस्त करा दिया, तो वहां पर दल बल के साथ पहुंचे हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, इस वजह से हम लोग हार गए वहां पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन बयानों को अंकित जी? देखिए, मैं तो बहुत ही विडंबना वाली बात है कि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कहीं और दिया जा रहा है। ये मैं डिबेट में होते हुए देख रहा हूं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, तथ्य की बात करूंगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला इंसान हूं। मैं राजनीति पे टिप्पणी करने पे जो है सहमति नहीं रखता। मैं कहता हूं बहुत छोटा सा एक प्यारी सी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। इसमें 12,000 करोड़ रुपए जो है डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजे गए हैं फार्मर्स के। ये आप चेक करवाइए डेटा। फार्मर्स का लोन, मैं बात कर रहा हूं, जो उनके ऊपर लोन की विधि थी, 36,000 करोड़ वेव्ड आउट की गई है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये मैं फैक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने फिर से कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ है, इसलिए लोगों ने उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कर उसको वोट दिया है। इस पे आप कुछ भी तथ्य रख लीजिए। लोकतंत्र सबसे मजबूत चीज है। देश का चेहरा, देश का सम्मान लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र और जनादेश का हमें सम्मान करना चाहिए हमेशा। आप कह रहे हैं कि 2022 में देखा जाएगा, तो देखा जाएगा। अगर बीजेपी ने गलत किया है, भाजपा सरकार अगर कुछ गलत नीति और नियत के साथ चल रही, तो जनादेश उस हिसाब से उनको मिलेगा। बट आज का उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश का जो चलन माननीय योगी जी ने बनाया था, जो विजन बनाया था, वो विजन पूरा होते दिख रहा है। हाँ, इस कोरोना महाकाल में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब, अपनी एम्प्लॉयमेंट खोई है, बट इसका कारण समझने की आवश्यकता है। मैम, कारण समझिए कि देश में असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा है संगठित से। तो नो डाउट एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने की तरफ, एक न्यू इंफ्रा आने की तरफ देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कठिनाइयां होंगी, बट सरकार हर वो मुमकिन प्रयास कर रही है। उन्होंने, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सब एक्सप्रेसवे से कहीं ना कहीं 33 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी निकाली है। मैं इस बात को देखता हूं और इस बात को मानता हूं। देखिए, सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, बट हमें भी प्रयास करना होगा, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। कहीं ना कहीं स्किल के टर्म्स में हमें अपने आप को, शिक्षा के स्तर पे हमें अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हम हर चीज सरकार पे नहीं तोड़ सकते। 130 करोड़ जनता है, इस बात को समझिए। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश उस 130 करोड़ का मेजॉरिटी है, इस बात को समझने की हमें जरूरत है। बिल्कुल। मनोज पंडित, और मैं माननीय योगी जी के सारे कार्यों को तहे दिल से सम्मान करता हूँ। ठीक है, हाँ, गलतियां हुई हैं, ये भी मैं मानता हूँ, बट गलतियों पे कार्रवाई भी की गई है। पल्लवी जी, आप जो वादे हमने जनता से किए थे, हम लोग उन वादों को पूरा करने में लगे हैं और वादे पूरे कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों पे कार्रवाई हुई, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में और नहीं हुई। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ये लोग, आप देखिए, 1,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के माफिया और डॉन्स की जब्त कर ली गई। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ध्वस्त कर दिया गया, जो और किसी सरकार ने ऐसी नजीर पेश नहीं की, जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। आप, चूंकि जो मेरे मित्र सपा वाले कह रहे हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, अब चूंकि इनको तो अभी हारे हैं चुनाव, अभी ये उस गहमा गहमी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जो सपने इन्होंने सजोए थे ना, वो सब टूट गए। अब कहीं ऐसा बयान कि मुख्यमंत्री को उत्तराखंड चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा बयान कि अब 2022 में 6 महीने बचे हैं। बट ठीक है, जनता काम देखती है, और जो काम करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा, जो काम नहीं करेगा वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जौनपुर प्रतापगढ़ में जनता काम नहीं देख पा रही है क्या? आपने अभी कहा कि बाहुबलियों पर नकेल कसने का काम जो किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वो बहुत बेहतरीन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम, क्योंकि 75 सीटों पर चुनाव हुए, 67 आपके खेमे में भले ही चली गई, लेकिन जो बाहुबलियों के गढ़ थे, चाहे मैंने अब दर्शकों को चर्चा की शुरुआत में ही बताया था कि जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी निर्दलीय जीत चुकी है, और इसके साथ साथ राजा भैया का जो गढ़ है प्रतापगढ़ में, तो बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खुला। शायद मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं कि हमारा घटक दल है अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ठीक है, वो सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी में चली गई, मतलब वो गठबंधन में वो सीट चली गई। है। जी, जब गठबंधन में सीट चली गई
तो वो गठबंधन वाले इसके विषय में सोचेंगे, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। भाई जब गठबंधन हमने कोई चीज आपको दे दी, अब उसको सजो के रखना आपकी जिम्मेदारी है, उसको सजो के रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। या फिर बीजेपी को ये समझने में देरी हुई, उसे लगा कि अनुप्रिया पटेल हो सकता है ये गढ़ ध्वस्त करने में बीजेपी का साथ दे दें, लेकिन असल में वो हो नहीं पाया, निर्दलीय चुनी गई और उसके बाद माना तो ये जा रहा है कि शायद उन्होंने अपना वोट भी जा करके उन्हीं को दे दिया था। अब 2010 में अगर छोड़ दे, अगर सिर्फ 2010 को राजा भैया के जो गढ़ है, बसपा ने सिर्फ वो किला ध्वस्त किया था, उसके बाद आज तक 1995 से आज तक वहां पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता। कैसी बात कर रहे हैं आप? अंकित अरोड़ा जी, आपसे समझना चाहती हूं मैं, अभी इन्होंने कहा अनुप्रिया पटेल को दे दिया था, अब उनको जिम्मेदारी थी, तो कहीं ना कहीं बाहुबलियों पर नकेल कसने की बात एक तरफ तो कर रही है बीजेपी, काम भी किया, कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उनके गढ़ को धराशायी भी नहीं कर पा रही है। निर्विरोध जीती गई जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी। अब मैं देखिए, इस बात को मैं जौनपुर कभी गया नहीं, बट जितना मेरा आकलन है, जितना मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं, जितना मैं शोध करता हूं, शोध से मुझे यही समझ आता है कि जौनपुर में व्यक्ति प्रभाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, व्यक्ति विशेष का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब उसको आप एक टर्मिनोलॉजी दीजिए, बाहुबलीपन दीजिए, या वो पहुंच की बात करिए, प्रभाव की बात करिए, दोनों में अपने अपने अलग आकलन है। बात रही भाजपा की उस एरिया में पेनिट्रेट करने की, देखिए क्या है ना कि एक इंसान जब कई सालों से अच्छे बुरे, बहुत अच्छे सामाजिक असामाजिक कारणों के कारण अगर किसी तरह से भी सेंट्रलाइज्ड है या सेंटर में बैठा हुआ है, आप सोचिए एक जिले के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी बहुत होता है। और शायद धनंजय जी का जो प्रभाव है वो सकारात्मक है। इसलिए मैंने क्या कहा कि जिला पंचायत का चुनाव एक व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, ना कि पार्टी दल को देख के दिया जाता है। मैं जिला पंचायत को अगर आज वोट दे रहा हूं, मैं अगर वोट करने गया हूं, तो मैं उस जिला पंचायत के व्यक्ति विशेष चेहरे पे दूंगा। मैं ये देख के नहीं दूंगा कि योगी जी मेरे जिला में आके उस कार्य को कराएंगे। मेरा ये अपना आकलन है। हाँ, अगर विधायक का चुनाव होता, अगर सांसद का चुनाव होता, तो एक पार्टी के चेहरे की बात की जाती, एक बड़े चेहरे की बात की जाती। तो व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जौनपुर पर्सनली मैं कभी विजिट नहीं किया, बट मैं डेमोग्राफिक्स की टर्म से बात करूं तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वहां पे ऑलरेडी है। हाँ, उसको पेनिट्रेट करने के लिए बीजेपी को और प्रभावशाली तरीके से कार्य करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा जनता जनादेश उसी को देगी जिसको वो कार्य करते देखेगी। बस। भावेश जी, क्या रणनीति है 2022 की? जी नहीं, मैं पहले ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे कह रहे थे मनोज भाई कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जो है वायदे पूरे कर रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये यही वायदा करके आए थे क्या? बहुत ही महंगाई की और अब की बार मोदी सरकार का जो वायदा दिया था, इन्होंने नाल दिया था, आज पेट्रोल 95 रुपए लीटर हो गया, तब तो 96 रुपए लीटर। किसान बंगाल दिल्ली से बाहर आई है, चर्चा हमारी पंचायत चुनाव से लेकर के थी, और 2022 में क्या रणनीति, मैंने आपसे पूछा, आप सीधा उनसे पूछ रहे हैं। अरे आप अपनी रणनीति बताइए ना, मैं उनसे उनका जवाब ले रही हूँ। जरा ये बताएं क्या यही सुरक्षा देने का वायदा किया था क्या आप लोगों ने? एक किसानों को आपने जो फसल का देने का रेट देने का वायदा किया था, कहा था कि किसानों की जो आय तो कर देंगे, और यहाँ आत्ममंथन करिए भावेश जी, बेहद ज्यादा जरूरत है अभी सपा को, मुझे लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की कमी है, जवाब देना पड़ेगा मैं आज के लिए मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। भावेश जी सपा से, मनोज पंडित बीजेपी से, अंकित अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बताते चले। और समाज पार्टी को चुनेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बताते चले, पंचायत जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने 67 सीटें जीत ली हैं। एक तरफा जीत बीजेपी की हुई, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन सीटों का फायदा 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना हो पाता है, जवाब देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए, मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।